स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो बिहारी, मतीराम और घनानंद और भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो पहले आते हैं रहीमदास, फिर घनानंद, फिर रसलीन और फिर ठाकुर। देखते हैं इनका परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था और रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद, इनका जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब आते हैं रसलीन। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था और रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं ठाकुर। तो ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था और इनके पिता का नाम गुलाब राय था। अतः जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण का विकल्प भी सही है। इसके बाद देखते हैं रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है। तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन प्रभृति इत्यादि अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो इसमें से पहली है रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता और रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, ये भी सही है और ए भी सही है। और रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हुआ सी। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रजभाषा का उत्कर्ष और अलंकारिकता तथा काव्य रूप, ये रीतिकाल की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा थी ब्रजभाषा। रीतिकाल कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारीदास ने तो यह मिथ तोड़ा कि ब्रजभाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। कुछ लोग मानते थे कि जो ब्रजभाषा में ही रहते हैं तो वही ब्रजभाषा में रचना कर सकते हैं, तो यह मिथ भिखारीदास ने तोड़ दिया। और ये दोहा उन्होंने कहा था, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानियो। और अन्य कथन देखते हैं, पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, आचार्य शुक्ल ने पद्माकर के विषय में कहा है, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती है हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो वो है सवैया। रीतियुगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित, सवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस से किया है। प्रश्न नंबर 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीतिकाव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। और कथन देखते हैं इसके बारे में। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को ही माना है। और चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है।
अब बात करते हैं रीतिकाल के समय की। तो रीतिकाल का समय क्या है? तो रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी और डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम खेलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से मानते हैं। अब आया प्रश्न नंबर 9, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा है और आदिकाल को जयकाल कहा है। इस काल का सबसे सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेवाल प्रभृति की दृष्टि में श्रृंगार काल है। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रीतिकाल को कलाकाल कहा है तो वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है तो वो मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को तो जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।